बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस व्लॉग में मैं दो अहम बातें करूंगा। एक मैं पीसीजीए के बारे में बात करूंगा और दूसरी मैं पेस्टिसाइड माफिया के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली पीसीजीए से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मेन स्टेक होल्डर जो है वो पीसीजीए है, जिसके नफ़ा और नुकसान का जो पहला हकदार होगा वो पीसीजीए ही होगा। कपास ज़्यादा होगी तो उसका फ़ायदा पीसीजीए को होगा, नुकसान होगी तो उसका फ़ायदा पीसीजीए को होगा। आपने ये देखा होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा अहम प्लेयर जो है वो एप्टम है, वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, पीसीजीए काम कर रहा है, एफपीसीसीआई आपको बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ लोग अपने लिहाज से एक इंडिविजुअल एफर्ट्स भी कर रहे हैं जो इन द लॉन्गर रन कलेक्टिव एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट हो जाएंगी। लेकिन एप्टमा क्यों चुप है? एप्टमा खामोश तमाशाई बन के ये सारी एफर्ट्स जो देख रहा है, या तो किसी ने अभी तक एप्टमा को बात नहीं की, जो मुमकिन नहीं है कि उसको ये नज़र ना आ रहा हो। वजह यह है कि आप अच्छा करेंगे, एप्टमा कहता है तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज़ अच्छा नहीं करेंगे तो एप्टमा कहता है मैं बाहर से कपास मंगवा रहा हूँ, मुझे तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिनर्स की जो एक बहुत बड़ी क्रिबिंग है वो एप्टमा के बारे में बात करते हैं कि एप्टमा ये चाहता है कि यहाँ पर अच्छी कपास, अच्छी कॉटन ना बने, तो आप फेल करें ना एप्टमा के इन इरादों को, नाकाम करें। एप्टमा चाहता है कि यहाँ पे जिनर्स ग्रेड 3 की जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करें, तो आप फेल करें। आप ग्रेड 1 की क्यों नहीं बनाते? किसी ने मना किया आपको? ग्रेडिंग क्यों ख़त्म हुई? जब ग्रेडिंग थी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक था, और जो SCCP वालों ने जो प्रूव करके दिए थे वो क्यों ख़त्म हुए? आप अभी भी चाहें तो वो ग्रेड आ सकते हैं। वजह मैं बताता हूँ। वजह यह है कि आपकी कपास, आपकी कॉटन बिक जाती है। एक बायर छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरा हो तो तीसरा आ जाता है। वजह कि जब आप 56 लाख बेल्स प्रोड्यूस करेंगे और जिस मुल्क के अंदर 1 करोड़ 55 लाख की ज़रूरत हो और वहाँ पे 55 लाख करेंगे तो वो तो ज़रूरत है वहाँ पे। अभी हालत देख लीजिए, ये पिछला सीज़न आप देख लीजिए, जब आपने 87-88 लाख प्रोड्यूस की थी तो आखिरी 10-15 लाख बेचना अजाब बन गया था कि जिस मुल्क में 1 करोड़ 50-55 लाख की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे आप 90 लाख बेल ना बेच सकें, और आखिर में 10-15 लाख। वजह कि वो सब अदनास और इंतहाई हल्की क्वालिटी की आपने कपास बनाई थी, कॉटन बनाई थी, और जो किसी को वहाँ पे मंजूर नहीं थी। कोई बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने बेची और उस हिसाब से आपने जान अपनी निकाली। और हुआ क्या कि उसमें नुकसान भी आपने बहुत कुछ किया। नुकसान क्या था कि जब आपने जाके, अगर सर्दियों में है, जितना आप कपास को रखते हैं उसका उतना वेट ख़त्म होता है, ठीक है, उतना वो हल्की होती है, उसका नुकसान भी आपको भरना पड़ा। तो जब इतने सारे आप मुसीबतों में से गुजरते हो तो ठीक क्यों नहीं करते? फिर आप लोगों ने वेस्ट मिलाना शुरू कर दी। पीसीजीए ने नोटिस ही नहीं लिया इस बात का। अलल ऐलान मुख्तलिफ इलाकों में, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरा उनसे कहा भी है, अलल ऐलान उन इलाकों में वेस्ट इस्तेमाल होती है, उससे बायर बहुत डिसहार्ट हुआ। आप लोगों ने पहले मैं समझता था जब मैं इस काम में आया कि मैं ये 28,000 या 30,000 28 टन या 30 टन की क्यों, 150-155 की क्यों नहीं 160-170 की बनाते? वो जी प्रेस छोटा है। प्रेस कोई छोटा नहीं है। वजह मॉइस्चर में खेलना है कि आप हल्की वेट की बेल बनाएंगे तो मॉइस्चर छुप जाएगा। ये भी एक बेईमानी है, इसके ऊपर पीसीजी ने नोटिस नहीं लिया। आप लोगों ने कंटामिनेशन कंट्रोल करने का जो आप कर सकते थे, कंटामिनेशन कंट्रोल नहीं की, जिसकी वजह से बाहर मुख्तलिफ इलाकों से, अच्छे बाहर मुख्तलिफ इलाकों से हटते गए। उसके बाद आप लोगों ने क्या, जो सबसे बड़ा और भयानक काम इंजीनियर्स ने किया है, जिसको पीसीजीए ने नोट नहीं किया, इतना आप ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन आप अपना घर मजबूत नहीं कर रहे हैं, कि आपने फेक सीड्स की कंपनियां बनवा ली। 90% से ज़्यादा इंजीनियर्स की अपनी फेक सीड की कंपनियां, जिन्होंने इस ट्रेड का बर्बादी करके रख दी। पीसीजी ने उस पर हाथ नहीं डाला। एक इदारा है, फेडरल इदारा, FSC एंड RD और NBC, उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के दामाद हैं। FSC एंड RD ने पिछली भी 204 कंपनियां जो है, वो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, उन्होंने किया। वो मैक्सिमम कंपनियां डोरमेंट है, बंद हुई हैं, और उसको उन्होंने जो है बंद करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। डॉक्टर साहब, आप इसकी मदद इस्तेमाल लीजिए, और अगर आप इस के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, फेक सीड के ऊपर, तो अगले साल फिर ये आपके सामने आके मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और उस वक्त हो सकता है कि लोगों में इतने दिल ना हो, और हो सकता है कि फिर एप्टमा जब आपकी ये चीज़ें देखेगा, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आप फ़ौरन ठीक कर सकते हैं। अगर एप्टमा इन एफर्ट्स को देखेगा तो आपके साथ आगे खड़ा हो जाएगा। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए।
अगर आप ग्रेडिंग के ऊपर आ जाएंगे, आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, एक बहुत बड़ी क्रीपिंग है कि बायर सौदा भाग जाता है। भाई सौदा तो आप लोग भी भागते हैं मार्केट के मुताबिक, तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं आते? केसीए ने कोशिश की थी इसके ऊपर आइकिया ने कोशिश की थी, और हम अब पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, और हमारा पहला मैंडेट यही होना है कि हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे आए। अगर बायर सौदा भागता है तो गर्दन आप ब्रोकर की पकड़ लेते हैं, जिनर सौदा भागता है तो गर्दन ब्रोकर की पहले पकड़ी जाती है, और वजह मार्केट होती है। तो उसको आप खुदारा देखिए, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आइए, ताकि बायर भी बाउंड हो और उसको आप चैलेंज कर सकें। केसीए की आर्बिट्रेशन कमेटी है, फिर पीसीबी है, पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन की भी आर्बिट्रेशन कमेटी होगी, उस पर बैठ के बात होगी, और फिर हम एप्टिमा लेवल पे भी बात कर सकते हैं। फिर हम पीसीजीए वालों को भी कह सकते हैं, भाई डॉक्टर साहब पकड़ें इसको, ये सौदा क्यों भागे हैं। तो बात मार्केट के अंदर एक अच्छे ट्रेंड्स लेकर आए, अपने घर को मजबूत करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। आप 15 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर लें, आप 20 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करें, और आप हल्की कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, तो कौन लेगा? फिर कोई भी नहीं लेगा। एप्टिमा फिर बाहर चली जाएगी, आप फिर शोर मचाएंगे, फिर आप गवर्नमेंट से बोलेंगे एप्टिमा मजबूत है आपसे, उनकी मजबूत लॉबी है आपसे। किसी जवाब को बात समझना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको उस अखलाकी तौर पे उस लेवल पे आना पड़ेगा जहाँ पे लोग आपकी बात सुने। ये इंतहाई ज़रूरी बात है डॉक्टर साहब, इसको आप बात को मत जाने दीजिए। ये आज नहीं तो आपके बाद आने वाला चेयरमैन, उसके बाद आने वाले चेयरमैन को करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो जाए ये उतना ही स्ट्रेट के लिए और हम सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़रूरी है। अब आप आ जाइए पेस्टिसाइड माफिया पे। लोग मुझे कहते हैं कि आपने पेस्टिसाइड माफिया पे बात नहीं करते, आप सीड माफिया पे आपने बहुत ज़्यादा बात की, और इसके ऊपर आप बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। इसके ऊपर मैंने एक अच्छी वर्किंग की है। बात यह कि पेस्टिसाइड एक जहर है, ठीक है, और अभी भी जब हम सब्सिडी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ पेस्टिसाइड के लिए भी सब्सिडी रखी गई है, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका। ये सब्सिडी कहाँ जाएगी, किसको दी जाएगी और कौन लोग लेंगे। इस वक्त 16 से 20 MNA और MPS पेस्टिसाइड के नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं ये। और इस वक्त जो अभी नए एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के जमशेद चीमा साहब बने हैं, मुशर्रफ चीमा साहब MP हैं, उनके हस्बैंड हैं, ऑरिका कंपनी के मालिक हैं, ये भी पेस्टिसाइड का काम करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। एक पेस्टिसाइड वाला जो है वो पेस्टिसाइड माफिया के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, जबकि एक ग्रुप ये कहता है कि नहीं ये अच्छे आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, ऑरिका पे इतने है नहीं है, और ये बहुत बड़े बड़े बेईमानों में से शायद कुछ कम बेईमान है या कुछ है, बहरहाल रिपोर्टेडली, मैं कोई इन पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर सीड एक प्रोसेस है, वो सालों का प्रोसेस है, उसमें सीड डेवलप होता है, उसका प्लांट डेवलप होता है, उसकी टेक्नोलॉजी बनती है, उसका जीन बनता है, और उसके बहुत से जो है टेस्ट होते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड का तो अगर इमीडिएटली अगर गवर्नमेंट विल हो और रिट हो, तो अभी अगर हम करना चाहें तो इसका रिजल्ट हमें यही 2021 और 22 के सीजन में मिल जाएगा। अहले नज़र लोग ये कहते हैं, जो उनका तजर्बा है वो ये कहते हैं कि अगर हम पेस्टिसाइड माफिया पे काबू पा लें तो 15 से 20 मिलियन बेल हम आराम से ले सकते हैं, 15 से 20 लाख बेल हम आराम से ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी एवरेज है। अब ये पेस्टिसाइड हो क्या रहा है, ये कंपनियां हैं जो जेनेरिक नेम से बेचती रही हैं, अगर कुछ बेचती हैं ज़्यादा ये ब्रांड नेम से लेकर आती हैं। 1972-73 में फर्स्ट टाइम पेस्टिसाइड आना शुरू हुई, और कपास और मुख्तलिफ फसलों के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये ट्रेंड बनता गया। इसमें मेन जो आप इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं। चाइना के लिए आप बहुत छोटी मार्केट हैं, और आपके प्रॉब्लम्स और चाइना के प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। तो हुआ ये कि चाइना ने आपने चूँकि रिसर्च नहीं की, और यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, इसके ऊपर तो आपने छापे पे छापा और मक्खी पे मक्खी मारनी है, और आपका कोई काम नहीं है। तो हुआ यूँ कि इसके ऊपर फिर जब ये आना शुरू हुई है, ये आज भी वही दवाइयाँ जो 80 और 90 की दहाइयों में बनी थी, और ये मुख्तलिफ नामों से ये दवाइयाँ आ रही हैं और उससे कोई असर नहीं होता। बात है कि किसी वक्त में 5 या 6 मेडिसिन ये पेस्टिसाइड सिर्फ इस्तेमाल होती थी, और अब 25,000 हज़ारों के हिसाब से ये मेडिसिन हैं जो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और एक कंपनी ने 100 200 कंपनियाँ रजिस्टर कराई हुई हैं। फिर ये ब्रांड नेम से इंपोर्ट करते हैं जो एक्सपेंसिव पड़ती हैं। जेनेरिक नेम, अभी कोई अकल आई है गवर्नमेंट को कि ड्रेप ने ये ऑर्डर दिया है कि आइंदा से वो सारे डॉक्टर्स जो है वो दवाई का नाम नहीं लिखेंगे, वो उसका सॉल्ट या उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इससे जो पेशेंट है उसको ये हो जाएगा कि वो 100 रुपये की दवाई लेना चाहता है उसी सॉल्ट की, ये 1500 की लेना चाहता है। तो ये दवाइयों की रेट भी कम आएगा, और ये बहुत अहसन कदम है। इसके ऊपर कुछ लोगों ने, इमरान खान वगैरह ने अच्छे प्रोग्राम किए। अब आप इस बात की प्ली लेकर इन्हीं पेस्टिसाइड कंपनी ने कहा कि जी
हम तो जेनेरिक नेम से नहीं बेचेंगे, हम ब्रांड नेम से बेचेंगे। तो हुआ ये कि 2012-13 में जरदारी गवर्नमेंट बड़े एहसान किए, जहाँ 18 अमेंडमेंट की जरदारी गवर्नमेंट ने तोहफा दिया ना, जिसकी वजह से हम एक अजाब में पड़ गए हैं। तो उसका एक तोहफा ये भी था कि 6 माह के लिए उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप जो है जेनेरिक नेम्स हटा दें, आप ब्रांड नेम से बेचें। जब 6 माह ख़त्म हो गए तो ये फिर गवर्नमेंट के पास भागे गए। नेचुरली इन्होंने कुछ हिसाब किताब किया, इन्होंने कहा जी हमने लेबल छपवा लिए हैं, तो अगले 2 साल आप हमें और दे दीजिए। जुल्म खुदा का कि इनको 2 साल इस प्ली के ऊपर मिल गया कि आप जो है ना ये कर सकते हैं, आप इसको भी बेचें, जेनेरिक नेम से ब्रांड नेम से बेचें। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के बाद जब ये टाइम पीरियड गुजर गया, ये कोर्ट में चले गया 2015-16 में, उन्होंने स्टे ले लिया। आज तक वो स्टे उसी जगह के ऊपर है, कोई गवर्नमेंट वाला उस स्टे को तुड़वाने नहीं गया, ना ये कोर्ट में जाते हैं। 85-86 स्टेज मुख्तलिफ इन कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने लिए हुए हैं। इनके छापे नहीं कई जगह पे पढ़ सकते, इनके जहाँ फॉर्मुलेशन सेंटर्स है वहाँ पे लोग नहीं जा सकते, इनकी सैम्पलिंग नहीं कर सकते। 85-86 स्टे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेके ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं और आम आदमी का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग यार, यहाँ पे जिसको भी आप देखें, आप जिस तरफ भी हाथ डालें, आपको इतनी तकलीफ दे स्टोरियां नजर आएंगी। और इस्तेहसाल किसका हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है, आम किसान का हो रहा है। आप अगर इसको मार देंगे तो पैसे कहां से कमाएंगे? जब आप इनको मार ही दिया तो क्या करेंगे आप इनके साथ? और ये कुछ ही कंपनियां कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के ऑफिस में चले जाएं, उसका पूरा ऑफिस जो है वो ये पेस्टिसाइड कंपनियां चलाती हैं। वो मिनट्स बनाता है, वो इनसे पूछ के बनाता है, वो कोई चीज़ भी देगा वो इनसे पूछ के देगा। वो हिल के उसने गिलास का पानी भी पीना होगा ना रिपोर्टेडली, तो वो ये होगा कि वो पेस्टिसाइड वाली कंपनी से पूछेगा भाई मैं गिलास पानी पी लूँ। इतना कंट्रोल है इन लोगों का, ठीक है। डीजी एक्सटेंशन साहब, अब अच्छे बटर साहब आदमी आए हैं, लेकिन वो भी बेबस है। वो कहते मैं क्या करूँ? लोग कोर्ट में नहीं जाते, लोग स्टे नहीं उठाते। ख्वाजा शोएब साहब गया फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा जी मैं गया उधर मुल्तान में स्टे उठवाने के लिए, तो मुझे वकील ने जज साहब ने 1 जुलाई 2019 की डेट दे दी और 1 जुलाई से कोर्ट की तातीलात शुरू होती हैं। यहाँ पे जज भी मिले हुए हैं माजरत के साथ, और यहाँ पे वकील भी मिले हुए हैं, यहाँ पे इदारे भी मिले हुए हैं, यहाँ पे वो सारे लोग मिले हुए हैं। तो हम किधर सुनवाई लेके जाएं? इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद थी, लेकिन ये गवर्नमेंट को तो समझ ही नहीं आती। अब आपने सब्सिडी, अरबों रुपए की सब्सिडी दी है, जिस पे मैं एक अलग वीलॉग करूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि इस सब्सिडी से क्या फ़ायदा होगा? क्या आपने कोई इसका क्राइटेरिया बनाया है? मेरी शायद मुलाकात हो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जहानिया साहब से, तो मैं उनसे यही बात पूछूंगा कि क्राइटेरिया आपने क्या बनाया कि कौन सी कंपनी की अगर जाती है, अगर वो नहीं असर करती, अगर वो वहाँ पे किसी फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम है, और फिर ये लोग इंपोर्ट करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन इनको पालता है, प्लांट प्रोटेक्शन वाले से अपनी मर्जी के रिजल्ट लेते हैं, दवाइयों को पास करवाते हैं, और उसके बाद बैजा ही बैजा। क्या हो रहा है? प्लांट प्रोटेक्शन इस मुल्क की हर पेस्टिसाइड को कंट्रोल करता है। सारी माफियाज को पालने के अंदर आप एग्रीकल्चर सेक्टर्स को उठा लें, उनके एडिशनल सेक्टर्स को उठा लें, प्लांट प्रोडक्शन वाले को उठा लें, इतना ज़बरदस्त इनका तालमेल है ये कि कमाल है। अब आंखों के सामने हर बंदे को पता, हर मिनिस्टर को पता है। फ़खर इमाम साहब, अगर गवर्नमेंट ये वाली जो है ये नहीं है, आप तो पुराने आदमी हैं, आपको तो पता है FSC एंड RD तो आपके अंडर आती है, आपको तो एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। क्यों नहीं काम करते? किसने मना किया हुआ है आपको? हालात ने मना किया हुआ है आपको। जहानिया साहब और बाकी लोग मिनिस्टर तो नई गवर्नमेंट नहीं हो सकती, बुजदार साहब नहीं हो सकते, आप लोग तो पुराने हैं, कौन मना करता है आप लोगों को? ठीक है। और असल में वोट लेने तो फिर आप लोगों ने जाना, इन ब्यूरोक्रेट से नहीं जाना, इन अफसरों ने तो नहीं जाना। इन अफसरों के नाम भी आम आदमी को नहीं पता। ये तो आप बोलना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया, लोगों को पता चल गया, इनको तकलीफ शुरू हो गई कि ये कौन आदमी जो आके बोलना शुरू हो गया हमारे खिलाफ। अगर नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जो रखवाले हैं, जो जिन्होंने पकड़ना था वही इनके रखवाले बन गए। एक और बात बड़ी मैं अहम आपको बता दूं, तो कुछ अर्से पहले एक दवाई आई थी लीजेंड के नाम से, और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने ना फसलों पे उसको ना स्प्रे किया, और बहुत ज़्यादा उसकी ना एक हाइप क्रिएट कर दी गई, मीडिया कैंपेन उसके ऊपर की गई, मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको, उसका फार्मूला था, उसको नामों के साथ बेचा। और जब इसके ऊपर, और इस दवाई ने आपकी जो सफ़ेद मक्खी है उसको और ज़्यादा ताकतवर कर दिया। सालों ये होती रही, और बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला ये तो ये मूंगफली पे करने वाला स्प्रे है।
पूरी दुनिया के अंदर, यार आप लोग कैसे मामू बना लेते हैं कौम को? अब कौम कैसे मामू बन जाती है? आप लोग पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद बीमारी ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर रोते भी हैं, और मतलब ये क्या है? नहीं बोलेंगे या तो क्या होगा? यही कुछ होगा आपके साथ। मुजरिम तो हम सब लोग हैं ना, ठीक है? आप ही के बारे में, इस कौम के बारे में कहा था ना अमेरिकन ने एमएल कांसी की केस में कि ये वो कौम है जो पैसे की खातिर अपनी माँ को भी बेच देती है। ये फिक्रा रिकॉर्ड पे है, फिक्रा ये तारीख है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। कमाल मतलब हम एक तरफ गज़वा हिंद के ख्वाब देख रहे हैं, हम पूरी दुनिया को लीड करने के ख्वाब देखते हैं, हम दुनिया के 7वीं एटमी पावर है, हम दुनिया की 4थी बड़ी फौज है, हम दुनिया की ये है, हम फलान है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये कुछ है कि हमें जो भी आता है वो मामू बना के चला जाता है। आप नहीं बोलेंगे तो यही कुछ आपके साथ होगा। मैं अपनी पूरी कौम से, अपने पूरे लोगों से, अपने किसान भाइयों से, हर उस आदमी से बात कर रहा हूं जो इन माफिया को, जिसने ताकतवर करने के अंदर मदद दी। मैंने पूछा हल, मैं कहा हल क्या होगा? उन्हें कहा जी इसका हल सिर्फ ये है कि शऊर आ जाए और लोग सच बोलना शुरू कर दें। इसका हल ये है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब और एडिशनल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन लोगों को बुलाए और कहे कि अपना स्टे उठाओ, तो एक हफ्ते के अंदर इनकी हिम्मत नहीं है कि अपना ये स्टे ना उठाएं। एक पिछले व्लॉग में मैंने यही बात की थी ना आपको कि ये कारोबारी लोग हैं, ये डरपोक लोग होते हैं, इनको ताकतवर ये इदारे बनाते हैं जिन्होंने इनके ऊपर शेल्टर करना होता है, जिन्होंने इनसे पैसे खाने होते हैं, और जब इदारे ही इनके ऊपर से हाथ खींच लेंगे तो ये लोग तो बेसहारा हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे। और अगर आज इदारों में ये विल आ जाए और ये को कर लें कि अपना स्टे उठाओ, और एक जो बड़ी भयानक या मज़े की बात है कि ये लोग छापे मारते हैं, ये लोग पहले छापे मारने के बाद जब पकड़ते हैं, इनकी पहली कोशिश ये होती है कि रिश्वत ले लें और मामला ख़त्म हो जाए। अगर रिश्वत लेके मामला ख़त्म नहीं होता तो ये उसकी FIR करवा देते हैं, और उसके बाद वो सालों मुकदमा चलता है, ये अदालत में जाते ही नहीं है। कोई इदारे का कोई आदमी फॉलो अप लेने के लिए कोर्ट में जाता ही नहीं है कि उन कंपनियों के साथ क्या हो रहा है। अब फाइनली वो जज तंग आके 2, 3, 4, 5 साल के बाद छोटे छोटे जुर्माना करते हैं, 50,000, 60,000 करके उस कंपनी को फारिग कर देते हैं। और बड़ी कंपनियों के पास जब ये जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे होता क्या है? वहाँ पे चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, अच्छा सा डिनर या लंच करेंगे और जनाब रिपोर्ट दे के वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन हम बोलने से बाज नहीं आएंगे, हम बिल्कुल बोलने से बाज नहीं आएंगे। हम आपको शऊर देते रहेंगे, हम आपको सच देते रहेंगे। और अगर आज गवर्नमेंट तैयार हो जाए तो हम 15 से 20 लाख बेल हम अपनी ज़्यादा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड कंपनियों को वो कपेच कस के। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। आप सब्सिडी देने जा रहे हैं, क्राइटेरिया रखें, कौम को बताएं ये क्राइटेरिया, इन कंपनी को बताएं ये क्राइटेरिया, या जो भी लोग हैं, और ये सब्सिडी जो दे रहे हैं ये 5, 6, 7 बड़ी टॉप कंपनियां खा जाएंगी, और बाद में इन्होंने सब कुछ किसान पर डाल देना, जी हमने तो सही इनको पेस्टिसाइड दी थी, सही दवाई दी थी, सही जहर दिया था, ये लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकें, और यही कुछ अब तक हो रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश मेरी यही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और लोगों को शऊर देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।